जब सीएम सर का ट्वीट आया और लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, ऐसे करके 35 लाख मेरे एवरेस्ट जर्नी के लिए कंप्लीट हुए। और एवरेस्ट जर्नी के लिए मैं निकल चुकी थी। जब हम लोग कैंप 4 पहुँचे, दाई ने बोला कि यहाँ से आगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे कि दाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला नहीं, तुझे सुन नहीं रहा है क्या? यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। दाई कब उठ के चला गया और मैं वहाँ पे हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही थी। राम राम जी, मैं रीना भट्टी, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट गांव बालक की बेटी। आज मैं आपके साथ में अपनी जर्नी रीना से माउंटेनियर रीना भट्टी कैसे बनी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। आशा है कि कहीं ना कहीं आपको वो लाइफ में ज़रूर मोटिवेट करेगी। मेरा सफ़र की बात करूँ तो 8th क्लास तक मैं गांव में पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म गांव बालक में हुआ है और वहीं पे 8वीं क्लास तक मैं पढ़ी। वहीं पे एक चुलबुली लड़की होने के नाते, एक्टिव होने के नाते, तो मैं कभी कभी भी किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट हमेशा करती थी। कबड्डी टीम मेंबर रही हूँ मैं 8th क्लास तक। उसके बाद में मेरे पापा का काम हिसार में था, तो हिसार में आना पड़ा। पूरी फैमिली मेरी हिसार में शिफ्ट हुई। कहीं न कहीं स्कूल गाँव की पढ़ाई और हिसार की पढ़ाई में मुझे थोड़ा-सा डिफ़रेंस लगा। तो मुझे मेरा जो स्पोर्ट्स टीम का एक मेंबर था, वो कहीं न कहीं वो छूटता चला गया। लेकिन जब 8th क्लास से मैं 9th क्लास में एडमिशन लिया, तो फैमिली का यही कंडीशन था कि मैं लड़की-लड़कियों के स्कूल में एडमिशन लूँ। क्योंकि उनको ये लगता था कि लड़की गाँव से आई है, शहर में जाके अगर बिगड़ गई या कुछ और गलत स्टेप ले लिया, तो हम क्या करेंगे? कहीं न कहीं 90 बोर्न हूँ, तो ऑब्वियसली एक हरियाणा में हमने बहुत अच्छा जेंडर रेशियो भी फेस किया है। लड़का-लड़की में भेदभाव का टाइम था उस टाइम। और उसी को चलते हुए +2 तक की मेरी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल में कंप्लीट हुई। देन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में मुझे कंप्लीट करना था, तो सेम प्रॉब्लम आई और मम्मी ने वहाँ पे मेरे लिए स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे अपनी लड़की पे भरोसा है, तो मैं इसको कोएड स्कूल में भेजूँगी। जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, तो मेरा प्लेसमेंट हुआ और ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में मुझे जाना था, तो दिल्ली गुड़गाँव की कंपनी ही जॉइन करनी थी। बट फैमिली की कंडीशन थी कि हम लोग बाहर नहीं भेजेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो हिसार भी छोटा एरिया नहीं है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और ऐसे करके मुझे परमिशन मिली काम करने की। बट रुकना मैंने कभी सीखा ही नहीं। मुझे लगता था कि एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक ट्रैक्टर मैकेनिक है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम 4 बहन-भाई हैं, तो क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाऊँ। पापा पे बोझ ना बनूँ। अगर उन पे मेरी पढ़ाई का खर्चा आएगा, तो शायद कहीं न कहीं मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब करते-करते कब मैं उस जॉब और घर के बीच में अपने आप को मिस कर रही थी, अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी कि जो मैं थी। मैं कहीं न कहीं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर रही थी, बट अपने आप को मिस कर रही थी, वो लाइफ़ जो मैंने कभी जी नहीं। एक एक नॉर्मल लाइफ़ मुझे कभी स्पेंड रही नहीं, कभी ऐसा गँवारा ही नहीं थी कि मुझे सिर्फ़ नॉर्मल लड़कियों की तरह अपना सर्टेन ऐज के बाद में शादी हो जाएगी और उसके बाद गृहस्थी सँभालनी है और अपनी लाइफ़ ख़त्म कर लेनी है। ऐसा कभी मोटो रहा ही नहीं मेरा। वो मैं बहुत मिस कर रही थी कि नहीं, ये मेरी लाइफ़ नहीं है और अंदर से झंझोड़ रहा था कि क्या है ऐसा? ये ज़िंदगी मुझे गँवारा नहीं है और मैं ऐसी ज़िंदगी बिता के अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती। मैंने बताया कि हमने एक जेंडर रेशियो बहुत फेस किया है, तो कहीं न कहीं अंदर से चुभता था कि कुछ ऐसा करूँ। भगवान ने सब कुछ तो दिया है ना हमें, फिर जेंडर रेशियो क्यों? भेदभाव क्यों? भगवान ने हाथ-पैर दिए हैं, सोचने-समझने की शक्ति दी है, उतनी ही स्ट्रेंथ जितना लड़के के पास स्ट्रेंथ है, उतनी ही स्ट्रेंथ हमारे पास भी है। तो फिर क्यों? हमेशा मेरे को ये क्वेश्चन माइंड में आता रहता था। मैंने जब परेशान होके अपनी एक दोस्त को बोला कि मुझे जाना है कहीं न कहीं पे, मैं ऐसी लाइफ़ नहीं कर सकती, 9 टू 5 मुझे जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, ये नहीं करना है। कहीं न कहीं तो मुझे ब्रेक चाहिए। उसने बोला कि मैं अमरनाथ यात्रा जा रही हूँ। अगर तुझे चलना है, तो तू चल सकती है।
अमरनाथ यात्रा के लिए मुझे पता था, मुझे याद था जब मेरे पेरेंट्स गुड़गाँव तक आने की मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे, तो कहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए मुझे परमिशन देते। बट कहीं न कहीं एक पॉइंट था, क्योंकि ह वो हमारे डिवोशनल टच में आ जाता है। शायद मेरे को काम करने की परमिशन ना मिलती, लेकिन भगवान के नाम पे मुझे परमिशन मिल जाती। उसी होप को लेके मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मम्मी से बात करी, सच बताऊँ तो पापा से बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे पता था कि उनके सामने मैं कभी बोल नहीं पाऊँगी, उनकी एक स्टेटमेंट मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो शायद मैं वहाँ भी नहीं जा पाऊँगी। मम्मी से थोड़ा हिम्मत करके मैंने परमिशन ली। ऐसे करके मैंने अमरनाथ यात्रा की और अमरनाथ यात्रा करने के बाद में मुझे उस प्रकृति, मैं ये बोलूँगी कि भोलेनाथ जी का शायद आशीर्वाद रहा होगा। मुझे नेचर में बहुत अच्छा लगा। मैं फाइंड कर रही थी कि हाँ, यस मैं हूँ। मैं यही हूँ, जो मैं मिस कर रही थी। और मुझे लगा कि क्यों ना माउंटेनिंग फील्ड के बारे में मैंने पहले सोचा हुआ है। 30 किलोमीटर का बहुत अच्छा ट्रैक है अमरनाथ यात्रा। और वहीं से मुझे ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा था पता चला कि कैसे हम लोग माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं। और पर्वतारोही में कोई एज नहीं होती है कि किसी भी एज में आप माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो। तो मुझे लगा कि 25 के बाद जब मैंने, अगर मैं सपना देख सकती हूँ तो क्यों ना यही। और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद में ही मैंने छोटे ट्रैक करना शुरू किए। ब्यास कुंड जैसे हिमाचल में बहुत छोटे-छोटे ट्रैक हैं जो 3000 मीटर या 4000 मीटर के हम लोग क्लाइंब कर सकते हैं। मैंने एक सुना था चादर ट्रैक के बारे में। चादर ट्रैक को डेफिनेशन में अगर बोले तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एंड डिफिकल्ट ट्रैक है, जो -30 के अंदर जंस्कार रिवर है वो पूरा फ्रीज हो जाता है और -60 डिग्री तक मतलब रिवर फ्लो होती है। तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर 75 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना होता है। तो ऐसे सोच के यार यही कर लेते हैं, एक बार टेस्टिंग भी हो जाएगा और थोड़ा कम बजट में भी है, तो इसको ये हो जाएगा कि मेरा जो बॉडी है वो -30 के अंदर कैसा रिएक्ट करता है। क्योंकि हमारा खुद का बॉडी टेम्परेचर -35 तक सफ़र कर सकता है। उसके बाद हाइपरथीमिया जैसी प्रॉब्लम हमें आनी शुरू हो जाती है, तो -30 मेरे लिए बहुत मैटर करता था उस टाइम, कि मैं टेस्ट करूँ कि जिस फ़ील्ड में आप जाना चाह रहे हो एटलीस्ट उसके सूटेबल हो भी या नहीं। तो चादर ट्रैक किया मैंने अपने दोस्तों के साथ में। और चादर ट्रैक के अंदर क्या है कि स्लाइड कर के तो आप जा रहे हो, जब रात को आप बैठते हो तो कोई नेटवर्क नहीं होता। खाना भी ऐसे इंस्टेंट खाना पड़ता है हमें कि फूड जस्ट स्टोव से निकला और हमें दे दिया, सर्व कर दिया और उसके बाद हमें जस्ट 5 मिनट के अंदर-अंदर खाना होता है। उसके बाद क्या, टेंट में हम बैठ नहीं सकते माइनस टेम्परेचर के अंदर। रिवर फ्लो हो रही है साइड में और उसके साइड में ही हमारे टेंट लगे हैं, तो आप सोच सकते हो कि -30 तो एक आंकड़ा है, बट उसको जब हम ह्यूमन बॉडी में फ़ील करते हैं, तब कैसा फ़ील हो रहा होगा। तो सब लोग जब इकट्ठे बैठते थे, तो क्या होता है कि कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो बाहर पूरे ऑल ओवर इंडिया से ग्रुप था और वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसमें से कोई एक तो 56 ईयर ओल्ड पर्सन भी था, जो कह रहा था कि मैं काम करता हूँ, बट काम के साथ-साथ में हमें अपनी ज़िंदगी को नहीं भूलना चाहिए। एक्सप्लोर करना चाहिए, नए-नए लोगों से मिलना चाहिए। तभी हम सीख पाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसी में से एक मेंबर और मिला था जिसने कहा था कि मुझे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स मैं अभी रिसेंटली में करके आया हूँ। तो एक पॉइंट आया था जहाँ पे नीचे रिवर है और एक कॉर्निश पॉइंट पे आपको रॉक क्लाइंबिंग का पैच है और वो थोड़ा-सा रॉक पकड़-पकड़ के आपको नीचे जाना है। तो सोचो अगर वो रॉक का आपका हाथ स्लिप हो जाता है या फिर आपका ग्रिप नहीं बनता फीट का, तो -65 डिग्री टेम्परेचर का जो रिवर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्त से बात की कि यार इतना ईज़ी तो नहीं है। सोचो कि अगर हम गिर गए, तो क्या होगा? तो मुझे लगा उस पॉइंट पे आके कि शायद मुझे बेसिक कोर्स कर लेना चाहिए और बेसिक कोर्स वहाँ से क्लिक हुआ। उसके बाद सर्च किया, सेम गूगल मेरे लिए तो शॉर्टकट था और बेसिकली 5 माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में और वहाँ मुझे ईज़ी अप्रोच लगा मनाली और अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने बेसिक एडवांस कोर्स कोर्स किया। मुझे एक सर ने बोला था, मुझे याद है
कि "रीना अब तुम एडवांस कोर्स कब करने आओगी?" और जब सर ने ऐसा बोला तो मेरी टेंशन और बढ़ गई थी थोड़ी-सी। क्योंकि इन सब के साथ में मेरा ऑफ़िस भी चल रहा था और ऑफ़िस में जब आई थी तो विदाउट पे से आई थी। जैसे कि अभी तो मैं 28 डेज़ का विदाउट पे मतलब कोर्स करने आई हूँ। सर ने एक और नया टारगेट दे दिया है मेरे को कि अब एडवांस कोर्स करने कब आएगी? और जब मैं वापिस आई वापिस आने के बाद में ऑलरेडी आपका माइंड लेवल, आपका फिज़िकल या सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट जब ऑफ़िस वापिस से जॉइन किया तो पहली जो चीज़ मुझे सुनने को मिली, वो यही कि अच्छा अब तो ऑफ़िस में ध्यान नहीं लगता होगा ना, काम करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हें तो माउंटेनिंग करनी है ना, तो सारा फ़ोकस तो तुम्हारा माउंटेन पे ही होगा। इसके यार ये ऐसा तो नहीं है। बट फिर भी टाँग खिंचाई हमेशा चलती रहती है और कहीं न कहीं माउंटेन की साइड में इतना अट्रैक्ट थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माउंटेन करूँ या फिर ऑफ़िस करूँ, बट दोनों में से एक एक को भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि एक मेरा सर्वाइवल था और दूसरा मेरा पैशन बन चुका था ऑलरेडी। बेसिक कोर्स करने के बाद में मैंने यही बोला कि आपको अपना काम कंप्लीट मिलेगा, बट जब भी मुझे छुट्टी चाहिएगी माउंटेन के लिए, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में मई ये कंडीशन उन्होंने मान ली। फिर सितंबर का लास्ट बैच होता है सीज़न का। मुझे लगा कि क्यों ना बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया है तो इसी साल के अंदर मैं एडवांस कोर्स भी कंप्लीट कर लूँ। फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ-साथ मेरा ऑफ़िस वर्क भी चल रहा था और कहीं न कहीं मेरा ये भी चल रहा था कि मैं एडवांस कोर्स भी कंप्लीट कर लूँ। एडवांस कोर्स कंप्लीट हो चुका था और एवरेस्ट के बारे में भी पता चल चुका था। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है। बट सेम पिछली बार की तरह वही एक नया मिशन फिर से आ गया था कि अरे माउंट एवरेस्ट के बारे में सर्च तो करूँ एक बार कि है क्या एक्चुअल में? कैसे करना होगा? कितना खर्चा होगा? इतना मुझे पता चल चुका था कि इतना ईज़ी नहीं है। बट हाँ, हरियाणा में ऑलरेडी पहले लोगों ने कर रखा है, तो मैंने उनसे कैसे न कैसे करके कॉन्टैक्ट निकालना शुरू किया। सेम चीज़ सब चीज़ मैं कर चुकी थी। कहीं न कहीं फिज़िकल ट्रेनिंग, एडवांस कोर्स मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, तो मुझे फंड भी क्लियर हो गए थे ऑलमोस्ट। बट फंडिंग का मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा था कि कैसे स्पॉन्सर होगा, कैसे मुझे 35 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। जिससे भी मैं मिलती, जिससे भी मैं बात करती, तो हमेशा एक ही चीज़ सुनने को मिलती, एवरेस्ट तो क्लाइंब हो जाएगा, बट ग्राउंड लेवल पे एक और एवरेस्ट है, 35 लाख रुपए इकट्ठा करना। एक मिडल क्लास लड़की के लिए जो कोई 10-12 हज़ार कमा रही हो, उसके लिए 35 लाख रुपए इकट्ठा करना, आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होगा। कभी-कभी तो स्टार्टिंग में सोच में भी लगता था कि यार मैं कर क्या रही हूँ? जब भी जिम इंस्ट्रक्टर से बात करती या अपने दोस्तों से बात करती, तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे, "अरे 35 लाख में तू पागल है क्या? आधी ज़िंदगी निकल जानी है, तू आराम से यहाँ पे ग्राउंड में है ना मतलब कुछ भी कर सकती है, कोई बिज़नेस स्टेब्लिश कर सकती है यहाँ पे। क्या माउंटेन के लिए तू 35 लाख रुपए मतलब वेस्ट कर रही है?" कोई सोर्स नहीं था, फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो प्रॉपर्टी से मुझे मतलब 35 लाख रुपए इकट्ठा कर दे। क्या है पापा के पास एक 100 गज का मकान ही तो है, उस पे वो लोन लेके भी मैं ये नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे एवरेस्ट करवा देंगे। बट उन्होंने हर बार मैं बोल ही नहीं पाई उनको कि पापा ऐसा कर दो। कहीं न कहीं लगता था कि वो शायद लड़की हूँ, तो इस वजह से पता नहीं वो क्या रिएक्शन करेंगे। अगर उन्होंने कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव बोल दिया तो शायद मैं टूट जाऊँगी और कभी उठ नहीं पाऊँगी। बाहर वाले की तो कोई कुछ भी बोलता रहे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बट जब घर वाला कोई भी पर्सन जब ऐसा बोलता है, तो हमारे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जान नहीं बचती। हम मेंटली बहुत टूट जाते हैं और उसी डर से मैंने कभी पापा को बोला ही नहीं। और कहीं न कहीं डर भी था कि एडवांस कोर्स तक मेरी फैमिली को ये नहीं पता था कि मैं माउंटेनिंग को इतना सीरियस ले चुकी हूँ, कि अब मेरा एवरेस्ट करने का भी सपना हो गया है। एक दोस्त से मुझे पता चला था, जब मैं एवरेस्ट के बारे में बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना तू एवरेस्ट ह्यूज अमाउंट चाहिए उसके लिए, 35 लाख रुपए चाहिए, तो क्यों ना छोटे-छोटे से स्टार्ट कर ले, कॉन्टिनेंट से स्टार्ट कर ले।
7 कॉन्टिनेंट में से एक माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक के बारे में मुझे पता चला था, जिसका खर्चा भी नॉमिनल ही था कंपैरिजन टू एवरेस्ट। 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। ऐसे कि ये रिस्क तो मैं ले सकती हूँ। अगर फैमिली ने मना भी किया तो शायद मैं अपनी सेविंग मनी से इसको पूरा कर सकती हूँ। आज भी अगर मैं उस मोमेंट पे चली जाऊँ जब मैं साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक पे अपने देश का झंडा लहरा रही थी, तो मेरा एक-एक रोंगटा खड़ा हो रहा था कि क्या है, जब इंडियन फ्लैग किसी भी हाईएस्ट पीक पे आप लहराते हो, तो आपके पास सच में कोई वर्ड नहीं होता कि आप उस मोमेंट को एक्सप्लेन कर पाओ। उसके लिए कुछ वर्डिंग हो आपके पास में। वो बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है। और मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि ये इस मोमेंट को जीने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। वापस आने के बाद में जब घर आई तो फैमिली को बताया ही नहीं मैंने कि मैं साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक क्लाइंब करके आई हूँ। बट एक दोस्त ने बोला कि अरे तू साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक करके आई है, कुछ तो न्यूज़ में निकाल, तेरा स्पॉन्सर में हेल्प करेगा। और जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ में मेरा आर्टिकल निकला तो मेरे पापा ने देखा नहीं। उस उन पापा के दोस्त ने बोला कि अच्छा ये आपकी लड़की है ना? रीना भट्टी तो आपकी बेटी है ना? हाँ, बोला कि हाँ, ये मेरी ही गुड़िया है। क्योंकि मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको सामने से बता पाऊँ कि पापा मैं ये करती हूँ। सिर्फ़ उस डर से कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं टूट जाऊँगी और मेरा सपना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे वो पहचान कभी मिल ही नहीं पाएगी, जिस पहचान को मैं शुरू से लेके चल रही हूँ। फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया और ये सब सुन के जब सीएम सर का ट्वीट आया और लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, ऐसे करके 35 लाख मेरे एवरेस्ट जर्नी के लिए कंप्लीट हुए और एवरेस्ट जर्नी के लिए मैं निकल चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था। जब हम लोग कैंप 4 पहुंचे तो उस टाइम वेदर बहुत ज़्यादा खराब था। कैंप 1 से बेसिकली रोटेशन होता है। कैंप 1, देन कैंप 2, देन कैंप 3 और फिर समिट। और समिट से वापस फिर आपको कैंप 2 आना होता है और देन बेस कैंप होता है। जिस रात हम पहुंचे, उस रात हम क्लाइंब नहीं कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए और चलते-चलते हिलेरी स्टेप में मैं पहुंच गई थी और मेरा सिर्फ 50 मीटर का एवरेस्ट बचा था। मेरे दाई ने बोला था कि हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। इतने में दूसरी टीम, मेरी ही टीम मेंबर सबमिट करके वापस आ रही थी। मैंने पूछा था उनसे कि और कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा कि जितना लेट निकली थी 1 से 1.5 घंटे में समिट पे पहुंच जाएगी। मैंने अपने दाई को बोला कि दाई अभी और रेस्ट नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। दाई ने बोला कि यहाँ से वापस नहीं जाएंगे हम। दाई बेसिकली मेरा शेरपा माउंटेन गाइड हमारे साथ में ही होता है जब हम क्लाइंब करते हैं, क्योंकि वही सर्टिफाइड करता है कि हम लोगों ने एवरेस्ट सबमिट किया कि नहीं किया। ऐसे कि दाई अभी चलते हैं। दाई ने बोला कि यहाँ से आगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे कि दाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला नहीं, तुझे सुन नहीं रहा है क्या? यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। मैं सुन्न हो गई थी एकदम से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों? ऐसे कि दाई चलो, मतलब 1 घंटा ही तो बचा है ना, हम लोग 1 घंटे में सबमिट कर लेंगे। मेरे को रिप्लाई यही मिला कि उठो और चलो। मैंने 3 बार ट्राई किया कि मैं उठ जाऊँ, जहाँ मैं बैठी थी, और मुझसे नहीं उठा गया। मैंने पहली बार महसूस किया था कि मेरे शरीर में जान है ही नहीं, मुझसे नहीं उठा जा रहा। और उस दिन फ़ील हुआ कि ये कहावत सही है कि कभी-कभी पैरों के नीचे ज़मीन नहीं होती। और उस दिन मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरे पैरों के नीचे ज़मीन है ही नहीं। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे दाई से कि दाई मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। मैं बहुत कुछ सफ़र करके आ रही हूँ। हर एक बंदे से रिक्वेस्ट किया है कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए आप मेरा सपोर्ट करो,
किसी ने 10 रुपए, किसी ने लाख रुपए देके मुझे यहाँ तक भेजा है। आप ऐसा मत करो। थोड़ा-सा टाइम है, हम लोग क्लाइंब कर लेंगे। बट मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे उठाया और बोला कि चलो, जहाँ यूजुअली मुझे 4 घंटे वापस आने में लगते, वहाँ मुझे 10 घंटे वापस आने में लगे। और हर एक स्टेप पे मैं बोलती आ रही थी, दाई मत करो ऐसे। बहुत कुछ बहुत कुछ सफ़र करके आई हूँ यहाँ तक। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं वापस से 35 लाख रुपए इकट्ठे कर पाऊँ। दाई का सिर्फ एक ही आंसर था, ज़िंदगी है तो वापस आ जाइयो, फिर से इकट्ठे हो जाएँगे। ऐसे के दाई नहीं होंगे। 4 साल लगे मुझे 35 लाख रुपए इकट्ठे करने में और किन-किन लोगों के सामने मैंने एक तरीके से भीख माँग के भी ऐसा किया कि यार मेरा सपोर्ट कर दो, मेरा सपोर्ट कर दो, और सिर्फ 50 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ? चलते-चलते अंधेरा हो गया था। माउंटेन में सनसेट होते ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। पूरा डार्क था। मैं सिरपा के साथ में चल रही थी और सिरपा कहीं आगे निकल गया था क्योंकि उस टाइम तक मैं शायद टूट चुकी थी कि मैं कैसे वापस जाऊँ? मंजिल के सिर्फ 50 मीटर से वापस आई थी मैं। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैंप 4 पहुँच जाऊँ। एक मोमेंट ऐसा था जब दाई का थोड़ा बैलेंस डाउन हुआ और मैंने उनका जैकेट पकड़ा और हम दोनों गिर गए। गिरने के बाद में मैं स्क्रॉल करते-करते नीचे आई। दाई कब उठ के चला गया और मैं वहाँ पे हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही थी। कोई नहीं सुनने वाला था मेरी वहाँ पे। क्योंकि जब 85 डिग्री एंगल पे चलते हो तो सबको अपनी जान प्यारी होती है। कोई तैयार नहीं था कि वो मुझे कोई बचा पाए। मुझे ये डर था कि इस मोमेंट पे मेरा टॉर्च काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आगे करेवास ओपन होगा, तो मैं कब करेवास के अंदर चली जाऊँ तो किसी को मिलूँगी भी नहीं। मैं घिसर के नीचे वापस आई कैंप 4 तक। मेरा डांगरी भी फट चुका था उस टाइम। 10:30 बजे रात को मैं कैंप 4 में पहुँची, तो मेरा टीम मेंबर था साथ में। उसने बोला कि सबमिट हुआ है क्या तुम्हारा? जैसे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उसको। कोई आंसर नहीं था मेरे पास और वहीं से मैंने डिसाइड किया। 2017 में मैंने एक लाइन लिखी थी अपनी डायरी के अंदर कि जब मैं सफ़र कर रही थी कि मुझे 35 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहीं पे लिखा था कि हमारे समाज में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो सपना देखती हैं और फिर वो सपना किसी रीजन से रह जाता है, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी, उसको हर एक वो ताना जो सपना देखती है बट उसकी वजह से वो छोड़ देती है। वही चीज़ मुझे क्लिक की। 3.5 महीने डिप्रेशन में रही मैं। उसके बाद हर एक उस चीज़ पे काम किया, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने सफ़र किया। माउंटेन के अंदर कोई भी आपके लिए ताड़ी बजाने वाला नहीं होता है। कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं होता है कि चलो 2 कदम बचे हैं, आप करो। मेंटली काम करना स्टार्ट किया, घर से अलग हुई और 24 के अंदर एक नेशनल रिकॉर्ड के साथ माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एंड माउंट लोत्से वर्ल्ड 4th हाईएस्ट पीक रिकॉर्ड के साथ में क्लाइम किया। 20 घंटे 50 मिनट फास्टेस्ट इंडियन फीमेल पर्सन हु क्लाइम टू 8000 माउंटेन, पहली भारतीय महिला बनी। और बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपसे छूट जाती है तो कभी-कभी ऐसा सुनने को मिलता होगा कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं इसको यही मोड़ दूँगी कि 23 में मुझे 50 मीटर से वापस आना पड़ा, बट 24 में एक नेशनल रिकॉर्ड के साथ में कंप्लीट किया। शायद माउंटेन मुझे सिखाना चाह रहे थे कि मैं इतना ईज़ी क्लाइंब नहीं करने दूँगा तेरे को। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है
और हर एक चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। हम कोई भी मेरा माउंट एवरेस्ट का सपना था, बट बहुत सारे ऐसे हमारे सपने होते हैं जिनके लिए हम पूरी तरीके से मेहनत नहीं कर पाते। जब फेलियर आता है तो हम समझ जाते हैं कि अरे ये तो गिव अप वाला ऑप्शन आ गया। बट मैं ये मानती हूँ कि गिव अप ना करके हर एक उस कमज़ोरी पे काम करें जो आपने फेस किया, क्योंकि खुद को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको अपनी कमियाँ भी पता होती है, आपको खूबियाँ भी पता होती है। जब कहीं पे कमी लगती है, फेलियर आता है, तो उन कमियों पे काम करना बहुत ज़रूरी है और कमियों से ही हम सीख सकते हैं। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी जो स्टोक का, क्योंकि ये सिर्फ रीना भट्टी की स्टोरी नहीं है, ये हर एक उस लड़की की स्टोरी है जो सपने देखती हैं, मेहनत करती हैं, बट किसी रीज़न से पूरा नहीं कर पाती। तो ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मोटिवेट करेगी या सीखने को बहुत कुछ मिलेगा डेली रूटीन की लाइफ से। मेहनत करते रहे और कंटिन्यूसली अपने सपनों, अपने लक्ष्य को हासिल करते रहें। थैंक यू।